नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाऊंगी। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आंध्र प्रदेश में दो व्यापारी थे। उन्होंने साझे में व्यापार करना आरंभ कर दिया। एक का नाम था कैलाश और दूसरे का नाम था रमेश। इन दोनों में बचपन से ही अच्छी दोस्ती थी। विद्यार्थी जीवन में भी रही और बड़े हो जाने पर भी रही। कार्यों में भी उसे बनाए रखने के लिए दोनों व्यापार की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों से बड़े कार्य करना प्रारंभ किया। इनका व्यापार बड़े बड़े शहरों में चलने लगा, जिसमें हजारों का मुनाफा होने लगा। एक बार इतना लाभ हुआ कि 40-40 हजार रुपए के चेक कैश कराने के लिए इन्हें मुंबई जाना पड़ा। रमेश ने कैलाश से कहा, चलो भाई, अब की बार मुंबई चले, वहीं से चेक कैश करा के अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद लाएंगे। कैलाश का पिता तैयार हो गया। उसने दोनों को शुभ मुहूर्त में विदा किया। 80,000 की धनराशि देखकर रमेश के मुंह में पानी भर आया। उसके हृदय में कुत्सित विचार भर गए। वह मन में सोचने लगा कि अच्छा हो कैलाश को मारकर पूरी रकम का मालिक मैं ही बन जाऊं। इतने बड़े शहर में कोई यह बात कानो कान नहीं जान सकेगा। फिर मेरे समान कौन धनी हो सकता है। यह विचार आते ही वह उसे मारने के उपाय सोचने लगा। मुंबई में पहुंचकर रमेश ने दुकान पर जाकर 2 खाने के पान लगवाए। एक शुद्ध और एक विष मिश्रित, यानी एक में जहर था। कार किराए की थी। रमेश ने स्वयं अच्छा वाला पान खाया तथा कैलाश को जहर वाला पान खिलाया। पान खाते ही उसकी जीभ ऐंठने लगी और बदन शिथिल पड़ने लगा। बेचारा बहुत घबराया, पर घबराने से होता क्या है। रमेश ने 500 रुपये कार वाले को देकर उसकी लाश समुद्र में फेंकवा दी और 80,000 रुपये का चेक कैश करा के घर वापस आया। उसने अपने पिता को कुछ बातें बता दी और कल्पित शोक प्रकट किया। कैलाश के यहाँ शोक समाचार पहुंचाया गया कि आपका पुत्र मेरे पुत्र के साथ समुद्र पर नहाने गया था, परंतु दुर्भाग्यवश वह लहर में बहता हुआ चला गया और न मालूम कौन जंतु उसे खींच ले गया। इससे रमेश के हृदय पर सदमा बैठ गया है तथा उसकी हालत खराब हो गई है। आपके पास मैं उसका भाग 4,000 रुपये भी भेज रहा हूं, जिसके कारण ये लोग बंबई गए थे। साथ में संवेदना सहानुभूति प्रकट की। कैलाश के पिता को यह समाचार पाकर अपार शोक हुआ, परंतु रमेश की ईमानदारी के प्रति वह कृतज्ञ हुआ तथा उसे आशीर्वाद देने लगा। समय बीतने पर रमेश के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। बहुत खुशियां मनाई गई। उसका नाम विजय रखा गया। बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होने लगा। उसके ऊपर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्राण निछावर करता था। उसकी प्रत्येक मांग को पूरा किया जाता। खिलाने के लिए नौकर लगे थे। टहलाने को, नहलाने धुलाने के लिए अलग अलग नौकर रखे गए। उसकी ऐसी देखरेख रखी जाती, जरा सा कष्ट होने पर भी दौड़ धूप मच जाती। सयाना होने पर वह स्कूल में भर्ती कर दिया गया। उसका विद्यार्थी जीवन भी अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। वह खूब मन लगाकर पढ़ता था। उसे सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। भगवान की कृपा से वह पढ़ लिख कर होशियार हो गया। एक दिन जब लगभग 16 वर्ष का हो गया, अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा। अनेकों चिकित्सकों को दिखाया, परंतु उसका मर्ज बढ़ता ही गया। दवा का कोई असर नहीं हुआ। उसके सिरदर्द में जरा भी आराम न हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया।
तब उन्होंने हवा बदलने हेतु स्विट्जरलैंड ले जाने की सलाह दी। इसकी हालत इतने दिन में अत्यंत गिर गई थी। रमेश विजय को लेकर स्विट्जरलैंड गया, परंतु वहां की हवा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी हालत और भी चिंताजनक हो गई। उसकी हालत देखकर सबको तरस आने लगा। अंत में विजय ने कह दिया कि पिताजी, आप मुझे अपने देश वापस ले चलिए। मेरी ठीक होने की आशा नहीं है। यदि ठीक होना होता तो वहीं ठीक हो जाऊंगा। यदि ठीक होना होगा तो मैं वहीं ठीक हो जाऊंगा, वरना ईश्वर की इच्छा। पिता को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, परंतु अपने लाडले पुत्र का आग्रह टाल भी नहीं सकता था। इससे वह उसको उसी हालत में अपने देश वापस ले आया। घर पर भी चिकित्सकों का इलाज जारी रहा, परंतु अब उसकी हालत एकदम गिर चुकी थी। एक दिन शाम को विजय लेटा हुआ था। पिता सिरहाने और पैर की ओर मां बैठी थी। दीपक का प्रकाश हो रहा था। उसी समय विजय को हंसी आ गई। दोस्तों, मैं फिर से दोहराती हूं। एक दिन शाम को विजय लेटा हुआ था। पिता सिरहाने बैठे थे और मां पैर की ओर बैठी हुई थी और दीपक का प्रकाश हो रहा था, यानी दीपक जला हुआ था। उसी समय विजय को हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर पिता ने चकित होकर पूछा, बेटा, इस समय तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? विजय बोला, इसीलिए कि आपने मुझे पहचाना नहीं। रमेश बोला, कैसी बातें करते हो बेटा? तुम्हें तो मैं पहचानता हूं, तू मेरा बेटा है। विजय ने कहा, अच्छी तरह पहचानो, और फिर हंस दिया। इस पर पिता को शक हुआ। उसने खूब अच्छी तरह से देखा और फिर अवाक रह गया कि अरे, यह तो वही चेहरा है जो कैलाश को विष खिलाने पर उसकी लाश का था। वही कान के पास का निशान दिखाई दिया। वह मन में बहुत घबराया। तभी विजय ने कहना शुरू किया, देखो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं वही कैलाश हूं जिसके 40,000 रुपये में से सिर्फ 4,000 रुपये मेरे पिता को दिए थे और शेष तुम हजम कर गए। उन्हीं रुपयों को वापस लेने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था। पालन पोषण तथा बीमारी आदि में आपने जितना खर्च किया वह सब उस सबसे मेरा कर्ज अदा हो गया। केवल 500 रुपये शेष रह गए हैं। वह मेरे मरने पर दाह संस्कार में लगा देना। अब आपको मुझे बेटा कहना शोभा नहीं देता। बस अब मैं जाता हूं। इतना कहकर विजय शांत हो गया, अर्थात चिर नींद में सो गया। रमेश पर उस घटना का काफी प्रभाव पड़ा। उसने पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहा और क्रियाकर्म करके इस संसार से पूर्ण रूप से मोह तोड़ लिया। विरक्त भाव में स्थित हो गया। उसने जगत की निस्सारता को जान लिया। अब वह प्रभु चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके हृदय में यह बात भली भांति घर कर गई कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस चीज का स्पष्टीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। सुनिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यानी जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, इतने दिनों तक मैं चैनल पर कोई भी कहानी या रामायण का पाठ इसलिए पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्ड की है और आपके लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।